कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भैया ने हम कई डाल की बातचीत के बारे में जानकारी भी न्यू दे हैं कि भाई ताकि जो हमारा किसान है ज़्यादा से ज़्यादा उन बातों ने सुनकर अपनी खेती में सुधार कर सका है और भाई साथ साथ जो है ना पशुओं से संबंधित जो भी जानकारी दें अपना पशुधन को ठीक ठाक रख सका है। और आज भी जो है ना हम इसी डाल की जो है ना बातचीत करेंगे भैया गिला साझा और हम एक चर्चा करेंगे कि कृषि अवसंरचना कोष पे और इसके साथ साथ भाई जो पशुओं के मुख्य रोग लक्षण और बचाव के तरीके रहेंगे इस पर भी भैया से जानकारी देंगे और साथ में भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना इस पर भी भाई चर्चा करेंगे। और अब जो है ना शुरू कर रहे हैं भाई कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, क्योंकि भाई जाना है कि जो कृषि अवसंरचना कोष नाम तो नहीं पता है कि भाई जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें किस तरह बदलाव करना है, किस तरह उसको संभाल के रखना है और भाई उसके लिए सरकार ने के कदम उठाए हैं। ये सारी बातें हम भाई जो कृषि अवसंरचना कोष है इसमें करी जाए हैं, क्योंकि भी जो कृषि अवसंरचना कोष है ना और इस योजना से जो है ना जो खेती की जो उपज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाई मूल्य मिले किसान भैया ना और इसके साथ साथ भाई अच्छी डाल वो भंडारण भी कर सकें और इसके विक्रय के साथ साथ जो अपव्यय है जो खर्च है उसको कम करना और भाई जो ताकि जो हमारे किसान है अन्नदाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती का क्षेत्र है उसमें ज़्यादा फायदा कमा सकें, क्योंकि भाई जो ये योजना है कृषि क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना और उसको बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करा है। और जो भाई कृषि अवसंरचना जो कोष है इस कोष की घोषणा भी भाई सरकार द्वारा करी गई थी और इस कोष के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है। एक तो भाई कोल्ड स्टोरेज का, दूसरी बात वेयर हाउस का, एक है कलेक्शन सेंटर का, एक प्रसंस्करण इकाई का, गुणवत्ता केंद्र, पैकेजिंग यूनिट और भाई ई प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा है, जिस तरह जो खेती का जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास होगा और फसल उत्पादन के बाद भाई उसके प्रबंध से संबंधित जितनी भी अवसंरचना है उनके निर्माण में भी सहायता मिला है। क्योंकि भाई देखा है कई बार जो फसलें ऐसी हुआ जिस तरह के भाई हमने कोल्ड स्टोरेज में भी रखनी पड़ा है, जैसे किसान भाई देखा है कि भाई जो आलू हुआ और जब उसकी फसल की जो है ना वो जो मौसम आएगा अगली बार उसको भाई लगाने का तो हम क्या करेंगे जो कोल्ड स्टोर में हमने जो आलू रखे अंदर का है वो लगावा है, क्योंकि भाई घर पे तो जो है ना उसका स्टोरेज कर नहीं सकते क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने की संभावना बनी रहे, तो इस करके भाई हम उनमें कोल्ड स्टोरेज में रखा है। कई बार ऐसी सब्जियां भी हैं जिनका कोल्ड स्टोर में रखा है, तो भाई इन बातों का ध्यान रखें तो जो है ना इससे जो किसान भाई हैं वो इन तरीकों का फ़ायदा उठा के भाई अपनी जो है ना आमदनी बढ़ा सका है। और खेती की जो अवसंरचना है और इसके अंदर भी जो है किसानों के पास फल है, सब्जी है या दूसरे खेती के उत्पाद है उनको रखने तो जो बेहतर भंडारण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस तरह के जिक्र भी कर रहे हैं हम कि जो कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसल रख पाएगा। एक तो इससे जो है ना फसलों की बर्बादी कम होगी और उचित समय पर भाई क्या उचित कीमत के साथ किसान जो है ना अपनी फसल को बेच पाएगा, क्योंकि भाई जब सीजन खत्म हो जाए और उसके बाद जो कोल्ड स्टोरेज में तो हम जो सब्जी है जिस तरह के आलू की बात कर लें, प्याज की बात करें, अगर हम जब उसका सीजन जाले है उसके बाद वो थोड़ी सी वो महंगी बिका है, जिससे किसान भाई का फ़ायदा हो सका है। खाद्य जो हमारे प्रसंस्करण इकाई हैं उसके अंदर भी जो है ना लग जाने से भी जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और जो प्रत्येक वर्ष जो होने वाला नुकसान है उसमें कमी आवेगी। और किसानों के लिए भाई जो खेतों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें हम तो ये कहें कि उसमें अगर आसपास उसके कोल्ड चेन या भाई कटाई के बाद उसका प्रबंधन का जो बुनियादी ढांचा है उसकी कमी को देखते हुए इस योजना की शुरुआत करी गई है। और 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की इस योजना की जो अवधि है वो 10 वर्ष यानी कि 2020 तक लेकर 2029 तक होगी। और इसके तहत पहले साल में जो है ना 10,000 करोड़ रुपए और उसके बाद भाई प्रत्येक 3 साल में 30-30 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस प्रकार 10 वर्ष में पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। और इस कोष की निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन जो सूचना प्रणाली है इसके द्वारा करी जाएगी, जिससे जो पात्र लोग हैं ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। और भाई इस प्रणाली के द्वारा जो राष्ट्रीय है या राज्य है और जो जिला स्तर है वास्तविक समय में निगरानी करी जाएगी। और
एक बात और है इसमें, इस ऋण के भुगतान में न्यू देखा है कि भाई जो ऋण ले भी लिया है तो ये देना कितने टाइम में है। ये जो ऋण है इसका भुगतान आप 6 महीने से 2 साल तक का जो ऋण वापसी का जो समय है उसका लाभ मिल सका है। साथ ही 3% भाई ब्याज जो सालाना ब्याज है इससे छूट भी मिलेगी, और ये ब्याज छूट जो है ना अधिकतम 7 वर्ष के लिए होगी। और पात्र आवेदकों को उनके ऋण पर जो क्रेडिट गारंटी है वो भी मिलेगी। एक बात और है इसमें, अगर हम अपने देश के क्षेत्र जो हमारा खेती का क्षेत्र है इस पर एक नज़र लगा कर देखें तो जो खेती जो क्षेत्र है देश की लगभग आधी जो आबादी है वो भाई मजदूरी के ऊपर निर्भर करा है, लेकिन जीडीपी में इनका योगदान केवल 17.5% है। एक बात और है, जिस तरह जो दूसरे देश हैं उनमें जो है ना थोड़ा सा कम है उन देशों से। तो जो ये जिक्र कर रहे हैं हम कि जो भाई कृषि अवसंरचना कोष है इसमें जो है ना किसान भाई, अगर उन किसान भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक में कोल्ड स्टोरेज दे दें या प्रबंधन का कोई प्रबंध कर दें, जिस तरह के भाई गोदाम के रूप में उनको भंडारण अपनी फसल का भंडारण कर सकें, सुविधा दे दें, तो किसान भाई हैं जो अच्छा फ़ायदा उठा सके हैं। जब बेमौसमी जैसे मौसम ख़त्म हो जाए है उसका, जैसे सब्जी का मौसम है या फलों का मौसम है या सब्जी में जिस तरह आलू प्याज का जिक्र करें हमने, तो भाई थोड़े से समय के बाद उसको निकाल करके बेचते हैं तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल सका है। तो हमने थोड़ी जानकारी दी भैया ना। और भाई एक बात और करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे, पर भाई थोड़ा सा ले लें पहला अंतराल। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। और भाई एक जानकारी दे दें भैया ना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना पे, जो ये योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये भी भाई सरकार के द्वारा दी गई है। बहुत अच्छी योजना है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें भाई जो राष्ट्रीय विकास परिषद है कृषि और उप समिति की सिफारिश के आधार पर 2007 में इसको शुरू करा गया था। और भारत सरकार ने भी भाई खाद्यान्न उत्पादन में जो अस्थिरता और बढ़ती जनसंख्या की जो खाद्य उपभोग को ध्यान में रखते हुए इसको भाई शुरू करा गया था। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का जो शुभारंभ कराया गया है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था कि जो सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल, दलहन, इनकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है, उनमें बढ़ोतरी करनी है। क्योंकि भाई देखा है देश की आबादी ज़्यादा है, तो देश में जो खाद्य की सुरक्षा है इस स्थिति को सुनिश्चित कर सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान का जो उद्देश्य भी यही है कि भाई एक तो जो खेती का जो रकबा है उसको बढ़ाना है, और इसके साथ साथ जो उत्पादकता है इसको बढ़ाने के माध्यम से जिस तरह के चावल है, गेहूं है और भाई दालों का जो उत्पाद है उसको भी बढ़ाना है। एक और है इसमें जो मिट्टी की उर्वरता है और उत्पादकता है उसमें भी सुधार करना है, और भाई रोजगार के जो अवसर हैं वो भी पैदा करने हैं, और खेती पर आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है इसके तहत जो मोटे अनाज हैं, जिस तरह जिक्र करा था कि 2014-15 से इसको शामिल करे गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी भाई जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भाई दलहन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो मोटा अनाज है, और इसके साथ साथ जो वाणिज्यिक फसलें हैं इनकी ओर ध्यान दिया गया। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि जो गेहूं, चावल, दलहन, इनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है। खाद्य फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो करी गई पहल है इसको भी आगे बढ़ाना है। और ये जो अभियान है इसमें क्या था कि 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के साथ जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया था कि जो 12वीं योजना है इसके बाद इस अभियान को
13 मिलियन टन खाद्यान्न के नए अतिरिक्त लक्ष्य के साथ जारी रखा गया था। और भाई इस अभियान के तहत अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं, कृषि मशीनरी है, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण है, ये सारी बातें जो है ना इस मिशन में रखी गई हैं। क्योंकि जो किसान भाई अगर इन चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, या दलहन फसल है, गेहूं की है, धान की है, तो भाई देखो फ़ायदा होगा। क्योंकि कई कराम भाई अगर हम गेहूं और जो है ना धान के ऊपर जोर देंगे, लेकिन खाएंगे किसके साथ, तो इस करके भाई जो दलहन है उसकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सारे की सारी फसलों में जो है ना कई बार देखा है जो दूसरे देश हैं भारत में से ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। कई बार तो देखा है कि हमने जो दलहनी फसल है, जिस तरह के दालें हैं, बाहर से मंगवानी पड़ा है। आप देखते हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र है उसमें दलहन की थोड़ी कमी है। तो इस करके भाई हम तो यही सलाह दें हैं किसान भाइयों को भी, भाई जो दलहनी का जो क्षेत्र है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो ये तो हमने बात करी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे। और भाई ईब ले ले थोड़ा सा अंतराल, फिर मौसम की जानकारी भी बताओगे भैया ना। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. और भाई मौसम का जिक्र कर लें। आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कल रहने की संभावना भाई अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई मौसम भी साफ बना रहेगा। और कार्यक्रम किसान वाणी रहेगा कल को, क्योंकि दिन भाई वीरवार है, इस दिन हम कार्यक्रम लेके आवा है किसान वाणी। और इसमें हम बात करेंगे अटल भूजल योजना पर, और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे गन्ना फसल की देखभाल पर। और साथ साथ में भाई प्राकृतिक खेती का भी जिक्र करेंगे, और जिसमें भाइयों को बताएंगे कि जो नीम पेस्ट है किस तरह बनाना है और किस तरह उसका भाई उपयोग करना है। तो ये तो जानकारी दी हमने कल के कार्यक्रम की। और भाई ईब जो है ना भाई बाट देख दे रहे हैं मनोरंजन की, तो आओ सुनते हैं पहले ये लोकगीत। दा पाटक रावण लाग गया, नाड़ तले में गोली, तेरी पसगर की बताने सुन के रानी भी ना होगी। पलम भेद देई पीर में, पलम भेद देई पीर में, ये दो मूर्त
करे थी दमयंती रानी के। राजन ने जान नहीं थी वक्त से आई के, छाती के मां से लगे उस घर की वाणी के। छाती के मां से लगे उस घर की वाणी के। तेरा एक साड़ी में दो नवाने, एक साड़ी में दो नवाने, या साबत शान रखोली घर की रस कर पानी पीना बोली। धरण में कोई पाप की पोल नहीं से। फिर रानी बनी कि सदैव की माया मेरे पति में खो नहीं से। पति ताने गरम तपट के और कोई रोज नहीं से। मेरा पति मरता है गरम तपट के कोई रोज नहीं से। मेरा पतिव्रता का धर्म समझ पतिव्रता का धर्म समझ वहाँ गेल पति का होली। और भैया ने ये तो सुने लोकगीत और गाय कलाकार थे रमेश कुमार सैनी व साथी। और भाई आज की नसीहत में बात करेंगे कि कृषि में फसल चक्र का क्या महत्व है। किसान भाई ने जाना है कि जो फसल चक्र यानी कि भाई एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, ये ना सोचो कि भाई गेहूँ फिर धान फिर गेहूँ फिर धान, ये फसल चक्कर नहीं भाई। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी फसल भी लेंगे तो भाई वो फायदेमंद रहेगी। यानी कि भाई इस साल इस एक किले में हमने कर ली धान, अगले साल उसी किले में भाई बो दो बरसीम, और जिसमें बरसीम बोई थी उसमें ला दो धान या गेहूं जो आपका जिक्र है भाई मौसम के अनुसार। तो ये रहेगा फसल चक्कर। इससे क्या होएगी कि जो जमीन है हमारी उसकी एक तो उर्वरता और उत्पादकता वह हमने बरकरार रखनी है। तो इस करके भाई फसलों को अदल बदल के उगाने की जो क्रिया है इसको अपनाना है, यानी कि फसल चक्र को अपनाना हमने। मौसम के अनुसार भाई फसलों का आपने चुनना है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल लेनी है। किसी खेत में लगातार बिके करें एक ही फसल या एक ही तरह का फसल चक्र अपनाने थे, क्योंकि लगातार हम उसने फसलों के उत्पादकता में देखो कमी होगी, बार बार वही उसी ज़मीन में वही फसल लेंगे, तो इससे जो है ना मिट्टी के जो गुणों पर इसका पूरा कुप्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहेगी। धान गेहूं आधारित फसल चक्र तय प्राकृतिक जो संसाधन है दबाव में रहेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है भाई या पानी की जो कमी है वो कई तरह ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। कई बार ने देखा है कि जो जिस तरह के यूरिया डीएपी है आधारित कुछ हम खेती कर रहे हैं, इससे जो है मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ टिकाऊपन का खतरा पैदा हो जाएगा।
आज कह रहा भाई, न केवल इस फसल चक्र की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि एक निश्चित उत्पाद प्राप्त करने के लिए पहले की बजाय अधिक मात्रा में अपना उर्वरक है जो इनका प्रयोग करना जो है ना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहु पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है ना उर्वरक उपयोग क्षमता में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। कई बार देखा है कि भी जो लगातार जो गिरावट हो रही है, यानी कि मिट्टी में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं इनकी गिरती संख्या, या केंचुए जैसे जो मित्र जीव हैं इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। कीड़े और बीमारियों की और खरपतवार की समस्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो मिट्टी की संरचना और उसमें जो पानी को ग्रहण करने की जो कमी है, इसके अलावा भूमि के जो दूसरे गुण हैं, जिस तरह के रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, जैविक गुण है, उनमें विकार पैदा होगा। तो इस करके क्या होएगा, तो आपने जो है ना कुछ एक फसल है जो चक्कर के रूप में आप अपना सको हो। तो खेत के में लगातार एक ही तरह की जो है ना कई क्रम भाई फसल उगाने में किसी भी एक पोषक तत्व की या तो कई क्रम खनिज की कमी हो जाएगी, या फिर भाई भूमि की जो उर्वरक ताकत है उसको वो प्रभावित करेगी। अगर हम लगातार एक ही प्रकार की फसल कई क्रम पैदा करेंगे तो मिट्टी के जो जन्य पादप हैं, जो उसमें रोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि फसल की जो उत्पादन क्षमता है इसको प्रभावित कर सकेंगे वो। और लगातार एक ही तरह की फसल उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता प्रभावित रहा है। तो भाई फसल चक्र में बदलाव करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो है ना देखा है कि जो बेहतर उर्वरता प्रबंधन करना है या संसाधन संरक्षण के लिए आजकल देखा है कि जो अपने देश के में धान और गेहूं फसल चक्र के स्थान पर अगर हम बेबी कॉर्न, मक्का, अगेती, आलू, पछेती, गेहूं और मूंग, एक तो ये बना लो चक्कर भाई। लोबिया, आलू ग्रीष्मकालीन, मक्का ये ले सका है, या भी मक्का, गेहूं और मूंग यो ले सका है। मक्का, आलू ग्रीष्मकालीन मूंगफली एक ये भी ले सको हो। मक्का, सरसों ग्रीष्मकालीन मूंगफली, या भाई बेबी कॉर्न, अगेती, सरसों, पछेती, गेहूं, मूंग फसल चक्कर जो है ना किसानों के बीच काफ़ी भाई कई तरह लोकप्रिय होने लग रहा है। इसी तरह का जो चक्कर है किसान भाई अपना रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है उनका। तो भाई कुछ एक बातें और भी हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, जिस तरह कि एक तो उथली जड़ वाली जो फसल है, इसके बाद अपना गहरी जड़ वाली फसल को उगाना है। अधिक पोषक तत्व चाहने वाली जो फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलों का अपने चुनाव करना है। अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद भाई कम पानी चाहने वाली फसल का ये भी चुनाव कर सके हैं। धान्य फसलों के बाद भाई दलहनी फसलों का चुनाव आपने करना है। और एक खास रोग से प्रभावित होने जो फसल है उनको लगातार के क्रम भाई एक खेत में नहीं उगाना, इस बात का ध्यान रखना है। फसलों का जो चुनाव करना है, फसल चक्र में उनका समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप करना है। भाई आजकल जो है ना जो बाज़ार है वो किस चीज़ की मांग कर रहा है, किसकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप बाज़ार की मांग के अनुसार अपने खेत में जो फसल है लेंगे तो भाई आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है ना उसका थोड़ा सा दाम ज़्यादा मिलने की संभावना बनी रहा है, तो इससे किसान भाई फ़ायदा उठा सका है। तो फसल चक्र के फ़ायदे भी हैं, क्योंकि फसल चक्र का जो प्रक्रम है, कई दाल की जो फसल है उनमें करने तय मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी न्यूनता नहीं होगी, यानी कि कम नहीं होंगे भाई, फ़ायदा रहेगा। भूमि की जो ताकत है उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। फसल चक्र में कई डाल की फसलें तय अधिक उपज प्राप्त कर सको हो। सिंचाई और उर्वरक यदि सीमित साधनों के गेला है तो भाई फसलों को उगाया जा सका है। फसल उत्पादों की मांग को बाजार में पूरा कर सका है। तो ये देखो भाई फसल चक्र के फायदे भी हैं। और भाई ईब जो है ना एक जानकारी भाइयों और दे दें किसान कॉल सेंटर के नंबर की, वो रहा है हमारा 1551। इस नंबर पर आप बात कर सके हैं, जो भी आप भाई खेती संबंधित बात करना चाहो, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे वो जानकारी ले सका है। और एक जानकारी और दे रहे हैं कि भाई पशुओं के मुख्य रोग, लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में। देखा है कि पशु भाई कई तरह बेजुबान तो है पर वो कह नहीं सकता, पर उनका जो है ना हमना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा है कि जो पशु के अंदर जो है ना मुंह और खुर जो रोग है पशुओं में एक भयानक संक्रामक रोग है, और देश के कई भागों में फैलने के साथ साथ अब ये रोग दूसरे देशों में भी काफ़ी विकराल रूप लेंदो या दिखाई दे रहा है। इसके कारण हैं इस रोग के फैलने के मुंह खुर के
एक तो ये रोग दो खुर वाले जो जानवर हैं, जिस तरह के गाय है या भैंस है, भेड़ बकरी है, यो एक प्रकार का जो विषाणु है उससे फैला यू। और यो विषाणु लगभग 4 महीने तक घास और चारे के ऊपर जिंदा रह सका है। और भाई फिर देखें कि जिंदा तो रहेगा, देखो है, पर जो है ना यू रोग फैला किस तरह है। एक तो इसका मुख्य बात यह है, इसमें जो रोगी पशु है, जो बीमार है, उसके संपर्क में आ जाए कोई स्वस्थ पशु तो फैल जाएगा यू, उसका लग जाएगा। या वो छूत लग गया, कोई पानी पी ले जिसका रोग पहला बीमार पशु पी गया, या उसकी सूखी घास खा ले, इसके द्वारा फैल सका। खास करके जो रोगी पशु है उसकी लाड़ से जो है ना विषाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। रोगी पशु की देखभाल करने वाले जो मनुष्य हैं उनके अर्थों जूतों से भी हो सका है, कपड़ों से भी, या हाथों के द्वारा भी वो फैल सका है। या कई बार देखा है कोई मेले बाजार में से पशु लेके आवा, उसका पहले बीमारी हो रही है, तो ऐसे पशु को आपने ध्यान रखना है। लक्षण क्या है इसमें? शुरू में तो मुंह और खुर रोग में जो है ना पशु को हल्का सा बुखार होगा और पशु के मुंह तय लार गिरती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण वो उसमें से कुछ आवाज़ आएगी। रोग के दूसरे दिन पशु के मुंह के अंदर फफोले निकल जाएंगे और जीभ, मसूड़े और कई क्रम भाई ऊपरले भाग में पशु के वो फफोले से जो है ना नजर आएंगे, फिर वो फूट भी जाएंगे, जिससे जो है ना पशु खाना पीना छोड़ दे है। उपचार के लिए क्या करना है भाई? मुंह और खुर रोग भाई एक विषाणु रोग है, इसके लिए कोई विशेष दवाई जिस तरह के एंटीबायोटिक तो नहीं जो विशेष विषाणु पर असर कर सके, लेकिन भाई मुंह के लिए आपने बोरिक एसिड 15 ग्राम 1 लीटर पानी में, या पोटाशियम परमैंगनेट 1 ग्राम 3 लीटर पानी में, या फिटकड़ी भाई 15 ग्राम 1 लीटर पानी के घोल से दिन में 3-4 बार धोने थे। ये थोड़ी समस्या जो आई है पशु में वो ठीक हो सका है। तो ये तो जिक्र करें हमने भाई पशुओं के मुख्य रोग, लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में। और इसी के गले एक कार्यक्रम भाई जो अन्नदाता है वो संपन्न हो रहा है। और इस साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।